बच्चों, आज हम लोग जीवन की मौलिक इकाई का महत्वपूर्ण अंगक केंद्रक की संरचना का अध्ययन करेंगे। केंद्रक की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था और ये स्पष्ट किए कि केंद्रक एक ऐसा जीव द्रव्य के अंदर पाए जाने वाला अंग है जो केंद्रक में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। केंद्रक एक विशिष्ट संरचना है जो आपके कोशिका में होने वाले समस्त क्रियाओं का कंट्रोल करता है। आइए देखें कि केंद्रक जो है वह स्ट्रक्चरल रूप से कैसे क्या होता है। इस चित्र को देखा जाए, केंद्रक का एक चित्र जो है बनाया गया है। इस चित्र में केंद्रक के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। जैसे पहला भाग है केंद्रक कला। केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसमें देखिए सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो है एक झिल्ली बनाई गई है, वह है केंद्रक कला। और उसके बाद दूसरा भाग है केंद्रक कला के ठीक नीचे एक तरह का तरल पदार्थ इसके अंदर भरा होता है, जिसको लिखा गया है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। अब इस केंद्रक द्रव्य के अंदर 2 संरचनाओं का अध्ययन आप लोगों को करना है। केंद्रक द्रव्य के अंदर देखिए 2 चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक धब्बेदार ये संरचना है जो तंतु और कणिकाओं से बनी हुई है, ये है केंद्रिका। तीसरा पार्ट हो गया केंद्रिका। और चौथी संरचना है जो पूरे इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमैटिन धागों के रूप में पाई जाती है। तो चौथी संरचना हो गई क्रोमैटिन धागे। इस तरह से इसको याद रखने के लिए केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से कितने भाग हो गए? 4। सबसे बाहर हो गया आपका केंद्रक झिल्ली, उसके अंदर हो गया केंद्रक द्रव्य, उसके अंदर हो गया 2 चीजें केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। आइए इसी को अच्छे ढंग से हम फिर एक एक करके इनके क्या कार्य हैं, कैसे बने हुए हैं, इसकी संरचना का अध्ययन किया जाए। तो सबसे पहला है केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, जिस नाम से आप जाने। यह जो है दोहरी इकाई झिल्ली की संरचना होती है। देखिए एक भीतर की तरफ से झिल्ली है और एक बाहर है। यह जो है दोहरी इकाई झिल्ली की संरचना है। दोनों झिल्लियां आपस में इस तरह से एज्यूम करिए, अगर इस तरह से झिल्ली है तो यह हो गई भीतरी और ये हो गई बाहरी। ये भी 75 एंगस्ट्रॉम है और ये भी 75 एंगस्ट्रॉम है और ये भी 75 एंगस्ट्रॉम है। और इन झिल्लियों के बीच में लगभग 15 nm स्पेस होता है। यानी इस स्पेस को हम प्रदर्शित करें तो ये लगभग होता है 15 नैनोमीटर स्पेस होता है। यानी दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ खाली जगह होती है। अब इस बाहरी झिल्ली से यह झिल्ली
बाहर जो है इस तरह से ER का निर्माण करती है। ER यानी यहां हम स्पष्ट कर रहे हैं, इस चित्र में देखिए, अगर ये हमारी बाह्य संरचना है तो ये बाहर की झिल्ली जो है इस तरह से मिल करके क्या बना रही है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका ER। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह यहाँ से ले करके और पूरे जीव कोशिका द्रव्य में आगे जो है दूसरी कोशिका की जीव कला तक आदान प्रदान करने के लिए यह स्केलेटन जो पढ़ाया गया होगा कि यह कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वह तो टारगेट के साथ साथ जो है वह आदान प्रदान का कार्य करती है। तो बाहरी झिल्ली किससे जुड़ी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये केंद्रक कला इकाई दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना है जिसकी बाहरी सतह जो है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है और अंतः की सतह जो होती है यह इस क्रोमैटिन और नीचे अंदर की तरफ जो है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका और सबको अंदर के तरफ जो है एक आधार प्रदान करती है। तो इस तरह से यह केंद्रक कला एक महत्वपूर्ण केंद्रक का भाग हो गया जो केंद्रक के अंदर के पदार्थों को अपने अंदर समायोजित किए रहती है। अब आगे हम लोग देखें दूसरा क्या है, केंद्रक कला के ठीक नीचे क्या बताए हैं, क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। यह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तो यह एक बिल्कुल पारदर्शी द्रव्य होता है, पारदर्शी द्रव्य है जिसके अंदर न्यूक्लिक पदार्थ, ये न्यूक्लिक पदार्थ क्या है, DNA प्लस RNA के साथ प्रोटीन का मिश्रण है। यह न्यूक्लिक पदार्थ के अंदर, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है द्रव्य है, उस द्रव्य में क्या है, न्यूक्लिक पदार्थ है और प्रोटीन है। अब न्यूक्लिक पदार्थ आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये दो हैं, DNA और RNA। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और RNA का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अक्सर एक नंबर में DNA और RNA का नाम प्रश्न में आए करते हैं तो हमको अच्छे तरह से याद रहना चाहिए। इसका और डिटेल हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ नाम याद करिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आप चाहें तो लिख लें DNA डीऑक्सी राइबोज। हाँ तो बच्चों ये DNA हो गया और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा हो गया RNA। ये दोनों मिल करके न्यूक्लिक अम्ल है RNA। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, ये है केंद्रक द्रव्य के अंदर। हाँ एक चीज और जानिए, इसी केंद्रक द्रव्य में जो आगे दो संरचनाएं हम लोगों को पढ़ना है, दो संरचनाएं जो अध्ययन करना है, यह पूरा इसके अंदर जो है ये केंद्रक द्रव्य है। और देखिए दो संरचनाएं हैं, एक क्रोमैटिन धागा और एक केंद्रिका।
तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, क्रोमैटिन धागे हो गए और केंद्रिका हो गई। ये आपके पाए गए किसके अंदर? केंद्रक द्रव्य के अंदर। अब यह केंद्रक द्रव्य सभी पदार्थों को एक आधार मैट्रिक्स प्रदान करता है जिससे सभी व्यवस्थित रहते हैं। और इसके बाद अब आइए इसके अंदर पाए जाने वाले तीसरे भाग का अध्ययन करें, केंद्रिका। थर्ड पार्ट क्या है? केंद्रिका। केंद्रिका यह न्यूक्लियोलस जो है, केंद्रिका जो है, यह आप देख रहे हैं केंद्रक द्रव्य के अंदर एक ऐसी धब्बेदार या संरचना है जो बिल्कुल पारदर्शी है। इसमें 3 तरह के हैं। एक तो ये छोटे छोटे तंतुवत हैं, फिर बिल्कुल पारदर्शी कणिकाएं हैं और द्रव्य है। यह है केंद्रिका। केंद्रिका जो है इसमें तंतु हैं छोटे छोटे, कणिकाएं हैं और आधार है, द्रव्य मैट्रिक्स है। ये तीनों मिल करके तो निर्माण करते हैं केंद्रिका का। केंद्रिका जो है इसके अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं उनके साथ साथ जो है यह मुख्य रूप से आरएनए का निर्माण करती है। आरएनए इसे लिखा हुआ आपको मिलेगा आरएनए। ये क्या है? आरएनए राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोम्स का निर्माण करती है। राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करती है केंद्रिका स्वयं। और केंद्रिका के बाद क्या है? अब एक बहुत महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है, वह संरचना है क्रोमैटिन धागे। चौथी संरचना क्या है? केंद्रक के अंदर, केंद्रक की संरचना के अंदर चौथी संरचना है क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे। यह क्रोमैटिन शब्द जो है यह सबसे पहले गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन स्ट्रासवर्गर ने किया था। आप देखिए ब्रैकेट पर लिख भी दिए हैं, गुणसूत्र की खोज किया था स्ट्रासवर्गर ने 1875 ईस्वी में। याद रहना, कभी कभी पूछता है कि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किसने किया, तो स्ट्रासवर्गर ने किया, 1875 ईस्वी में किया। अब आइए या क्रोमैटिन धागों से गुणसूत्र कैसे बनते हैं या क्रोमैटिन धागे कैसे बने होते हैं यह देखा जाए तो क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के अवयव से मिलकर के बने होते हैं। इसको आप न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन से डीएनए क्रोमैटिन धागे बने होते हैं। लेकिन यह क्रोमैटिन धागे बहुत ही संख्या में ज़्यादा हैं, गुच्छों में हैं, हमेशा जो है जोड़े में होते हैं। और जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमैटिन धागे अलग अलग स्पष्ट होने लगते हैं और इस तरह से ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। और ये संरचनाएं जो हैं यही क्रोमैटिन धागे आगे जो है गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोमैटिन शब्द है, क्रोमैटिन थ्रेड्स। यह क्रोमैटिन थ्रेड्स किसमें परिवर्तित हो गए? क्रोमोसोम्स। यही क्रोमोसोम्स जो हैं वह आपके गुणसूत्र कहे जाते हैं। और प्रत्येक जीवों में एक गुणसूत्र ही एक ऐसी संरचना है कि जो गुणों के लिए उत्तरदायित्व रखती है। और गुणसूत्र अलग अलग जंतुओं में, पौधों में अलग अलग होते हैं, संख्या में भी अलग होते हैं, साइज में भी अलग होते हैं। और इसी के कारण जो है प्रत्येक जीवधारी जो है एक दूसरे से विविधता रखते हैं।
इसीलिए कोशिका की आनुवंशिक इकाई के रूप में भी जानते हैं। जैसे हमने कोशिका की परिभाषा आपको याद कराया था कि जीवन की वह सूक्ष्मतम मौलिक इकाई जो संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिकी कार्य करती है, उसी को कोशिका कहते हैं। वह तीनों के लिए उत्तरदायी है। हम लोग के शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई। हमारे अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है, कोशिका में पढ़ाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको श्वसन स्तर भी उसकी श्वसन का कहा जाता है। उसी के कारण एटीपी का निर्माण होता है और उसी के कारण जो है कोशिका में कार्य करने की या हम जीवधारियों में कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसको क्रियात्मक इकाई। और अपने जैसे रूप एक दूसरे में ट्रांसफर करने की जो क्षमता होती है, वह इन्हीं गुणसूत्रों के कारण होती है। तो हम लोग अच्छे ढंग से गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे, एक अलग उसका फिगर बना करके करेंगे। आइए गुणसूत्र को देखें। हाँ, तो बच्चों देखिए, एक गुणसूत्र की संरचना बनाई हुई है। यह जो संरचना यहाँ से और यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है, क्या है? गुणसूत्र है। गुणसूत्र आपको बताया गया कि यह गुणसूत्र की खोज जो है स्ट्रास वर्गर ने किया है। गुणसूत्र, आइए इसको हम देखें, जानें। और स्ट्रास वर्गर ने स्पष्ट किया कि ये गुणसूत्र जो है गुणों के वाहक होते हैं। तो देखा जाए कि गुणसूत्र स्वयं बने कैसे। तो ये गुणसूत्र जो हैं वह न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, इसके अंदर डीएनए है, आरएनए है। और इस डीएनए के अंदर अपने जैसे गुण बनाने की क्षमता होती है। इसको हम कहते हैं रीकैप्सुलेशन। अपने जैसे यह रूप बना लेता है और प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। जैसे देखिए कि ये गुणसूत्र बनाया हुआ है, या इसका सेंट्रोमियर है, या इसके दो भाग हैं। इसी को हमने बृहद करके यहाँ बनाया है, गुणसूत्र की संरचना। और गुणसूत्र सदैव याद रखेंगे ये जोड़े में होते हैं, यानी इसको हम इसे लिखते हैं 2n। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र होंगे वो हमेशा जोड़े में होंगे। और इनकी हैप्लॉइड संख्या ऐसे लिखी जाती है n। जब उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग थ्रीड जो है वह माता से और यंग जो है पिता से प्राप्त होकर के दोनों ये मिल करके सदैव 2n हो जाया करते हैं। यानी सदैव गुणसूत्र क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। चलिए गुणसूत्र की संरचना देखा जाए कि गुणसूत्र बना कैसे होता है। अब इस गुणसूत्र को देखिए, इसमें तमाम नाम लिखे हुए हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नाम है, याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका हम बता रहे हैं आपको याद करने का। गुणसूत्र का जो आवरण होता है वह पहला है उसका पेलिकल। पेलिकल देखते भी जाइए, पहला क्या है? यह जो इसका आवरण बनाए हुए है इसका नाम है पेलिकल। एक झिल्ली व संरचना है, वह झिल्ली जो है पूरे गुणसूत्र का निर्माण करती है, उसका नाम है पेलिकल। इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है वह दूसरा नाम हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो जो आवरण है उसको पेलिकल कहा गया, पेलिकल झिल्ली। उसके अंदर जो मैट्रिक्स है उसको द्रव्य जो है वह हो गया मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स के अंदर देखिए क्या पाया जाता है। तो ये जो दो फित्ती की तरह की संरचनाएं देख रहे हैं, ये जो है क्या है? गुणसूत्र की क्रोमैटिड धागे हैं। क्या है? क्रोमैटिड्स, या इसी को कहते हैं क्रोमैनिमेटा या क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स तीसरी चीज हो गई। अब इस क्रोमैटिड्स के ऊपर आप देखेंगे कि रवेदार छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं, जीन होते हैं, जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं।
तो उनको हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। ये कणिकाएं हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी ये कणिकाएं हैं, इनको कहेंगे क्रोमोमियर्स। और एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से जिसके द्वारा जुड़ा होता है, जैसे हमने यहाँ बनाया था कि इस तरह की हेलो संरचनाएं थी, ये गुणसूत्र के लोप हो गए, यहाँ जुड़ा हुआ है। देखिए वही संरचना यहाँ जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं प्राथमिक संकीर्ण, या इसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से क्या समझते हैं? दोनों लोग गुणसूत्र के जो है जिस स्थान से जुड़े होते हैं उसी को क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। तो इस तरह से चौथा भाग हो गया सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर अब इस सेंट्रोमियर के नीचे देख रहे हैं कि ये गुणसूत्र का लोब है, और ये समझ में आ रहा होगा सेंट्रोमियर हो गया, या प्राथमिक संकीर्ण है। और कभी कभी रेयर किन्हीं गुणसूत्रों में एक दूसरा भी संकीर्णन होता है, जिसको हमने लिखा है द्वितीयक संकीर्णन, ये देख रहे हैं। और उस खंड का नाम लिखा है क्या? सैटेलाइट। तो क्या हो गया? सैटेलाइट्स। अब इनके जो लोब होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सिरा है, ये सिरा है, इसको हमने कहते हैं टीलोमियर। क्या कहा जाएगा उससे? टीलोमियर। टेल है, ऊपर वाला भाग है टेलोमियर। तो इस तरह से देखिए कि इसकी संरचना हो गई पेल्किन, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड्स, और या इसी को कहेंगे क्रोमोनिमेटा। इसके ऊपर जो ये छोटे छोटे पाए जाते हैं कण, उनको कहा जाता है क्रोमोमियर्स। इनके दोनों के संकीर्ण कहते हैं प्राथमिक संकीर्ण या सेंट्रोमियर। किन्हीं किन्हीं में द्वितीय संकीर्ण पाया जाता है। तो ये हमारी सैटेलाइट्स हो गई। इस तरह से गुणसूत्र की एक संरचना है। गुणसूत्र का काम क्या होता है? यह गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। अगर मानव के गुणसूत्र को देखा जाए अपने ऊपर, तो मानव के अंदर कुल जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, यानी कितनी होती है? 23 जोड़ा। पहले ही बताए हैं कि गुणसूत्र सदैव जोड़े में होते हैं, और 2 से लेकर के और विभिन्न तरह के प्राणियों में, विभिन्न तरह के जीवों में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। तो जोड़ा में होते हैं तो 2 से तो कम हो ही नहीं सकते हैं, 2 से होते हैं, और आगे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। उन लोगों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। और ये गुणसूत्र 2 तरह के होते हैं। 22 जोड़ा गुणसूत्र जो हैं वह अलग होता है, एक तरह का जो सभी कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायित्व होता है। हमारे अंदर जितने हमारे रूप, रंग, लंबाई, ये सब गुण जो होते हैं, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। वो सब में एक तरह का होता है, नर में भी और मादा में। तो उसको हम कहते हैं सम गुणसूत्र। क्या कहते हैं? सम गुणसूत्र। ये तो सम गुणसूत्र हो गए। लेकिन एक जोड़ा जो है अलग तरह का होता है, वह है एक जोड़ा 22 और 1 23। यह गुणसूत्र जो है वह लिंग निर्धारण के लिए जो है कार्य करता है, इसलिए इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह हो गया आपका लिंग गुण सूत्र। लिंग गुण सूत्र। इस तरह से हमारे 23 जोड़े में 22 जोड़ा एक तरह का हो गया, और एक जोड़ा जो है लिंग गुण सूत्र हो गया। अब इस एक जोड़े में देखें तो नर के अंदर जो होता है वह होता है यक्ष और वाई। नर में क्या होता है? यक्ष वाई। और मादा में क्या होता है? यक्ष और यक्ष। यानी 23वां जोड़ा जो है वह अलग अलग है। नर के अंदर यक्ष और वाई, और मादा के अंदर यक्ष और यक्ष।
और शेष जो गुणसूत्र होते हैं दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं, तो ये जो है आपस में जब मिलते हैं तो मिल करके बच्चे या बच्ची या लड़के या लड़कियों के रूप में लिंग निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से यह गुणसूत्र जो हैं गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए केंद्रक के ही कारण और इस गुणसूत्र के कारण, क्रोमैटिन धागों के कारण इसको आनुवंशिकी इकाई के रूप में भी जाना जाता है।